दोस्तों हाल ही में मैंने द डॉग्स नामक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसे वैलेरी भुआगिया डायरेक्ट करी हैं। ये फिल्म प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है जिसे देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे आज के वीडियो में हम द डॉग्स फिल्म की कहानी जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम कैथरीन नामक एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई होती है। उसके घर के बाहर एक कार लगी होती है और कैथरीन को ऐसा लग रहा था कि ये कार उसके एक्स हस्बैंड की है जो कि उसे स्टॉक कर रहा है। कैथरीन 911 पे पुलिस तक को कॉल करती है लेकिन पुलिस कैथरीन की मदद नहीं करती क्योंकि एक तो कैथरीन श्योर नहीं थी कि बाहर खड़ी कार में उसका एक्स हस्बैंड ही है और दूसरी बात यह है कि एक्स हस्बैंड पे किसी तरह का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी नहीं था। अब जिन्हें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक लीगल ऑर्डर होता है जो किसी इंसान को तुमसे कांटेक्ट करने या पास आने या फिर इवन डिस्टर्ब करने से रोकता है। जो भी हो, कैथरीन बहुत डरी हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि एक्स हस्बैंड डेंजरस था और ऐसे में कैथरीन रातों रात ही अपने बेटे कैमरन के साथ शहर ही छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन रात भर ड्राइव करती रहती है और वो अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ चुकी थी। कैथरीन अपने एक्स हस्बैंड से इतना ज्यादा डरती थी कि वो अपने बेटे कैमरन, जिसे हम आगे कैम बुलाएंगे, उसको सोशल मीडिया तक यूज नहीं करने दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गलती से भी कैमरन ऑनलाइन इनकी करंट लोकेशन लीक कर दे। खैर, कैथरीन अपने बेटे कैम के साथ ड्राइव करते हुए वुल्फ हॉलो नामक शहर में जाती है और एक डाइनर में वो केन नामक बंदे से मिलती है। दरअसल कैथरीन केन का एक एड देखने के बाद उसको ईमेल करके यहाँ बुलाई थी क्योंकि वो वुल्फ हॉलो में ही बसना चाहती थी और केन कैथरीन को एक घर रेंट करने के लिए दिखाने वाला था। बस फिर क्या था, केन कैथरीन और कैम को वो घर दिखाता है जो कि कैथरीन रेंट पे लेने वाली थी और हम व्यूअर्स यहाँ नोटिस करते हैं कि कैम थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा था क्योंकि वो रातों रात मूव करने से खुश नहीं था। इनफैक्ट कैम की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये लोग ऐसी सडन मूवमेंट्स पहले भी कर चुके हैं। जो भी हो, घर काफी बढ़िया था, ऑल्दो काफी पुराना भी था। कैम नोटिस करता है कि घर में एक बेसमेंट भी थी जो कि फिलहाल तो लॉक था, लेकिन हाउस शोइंग के दौरान जब कैम भटकते हुए वापस बेसमेंट वाली डोर पे आता है तो इस बार डोर खुला हुआ था। कैम बेसमेंट में जाता है और हम भी नोटिस करते हैं कि बेसमेंट डोर पे अंदर से काफी स्क्रैच मार्क्स थे, एज इफ किसी तरह का जानवर यहाँ ऐसे स्क्रैचेस लगाया है। बेसमेंट के अंदर काफी सामान रखा हुआ था और एकदम से कैम को ऐसा फील होता है कि कोई उसका नाम पुकारा है। इससे कैम डर के गिर जाता है और तभी यहाँ कैथरीन और केन भी आ जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ कैम को एक और चीज घर में मिलती है विच वॉज ए ग्लास जार जिसके अंदर मार्बल्स था और इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे कैथरीन तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो इस घर में शिफ्ट हो जाएगी। इनफैक्ट केन तो इनसे डैमेज डिपॉजिट भी नहीं लेता, यहाँ तक कि केन कैथरीन को अपनी सेक्रेटरी वाली पोजीशन के लिए जॉब भी ऑफर कर देता है। केन ये भी कहता है कि इस घर का ओनर आर्ट सिंक्लेयर नामक बंदा है जो कि पास में ही रहता है और वो बेसमेंट में भरा सामान एक वीक में खाली कर देगा। ओवरऑल कैथरीन वाज हैप्पी, लेकिन कैम इस मूवमेंट से खुश नहीं था। अब उस रात जब कैम सोने जा रहा होता है तो हम उसके पास एक फोटो फ्रेम देखते हैं और इस फ्रेम के पीछे कैम के पिता एक दूसरी फोटो छोड़ गए थे जिसमें वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखे थे। बेसिकली कैम के पिता ऑफ कोर्स कैथरीन के एक्स हस्बैंड हुए, वो ये नंबर इसलिए छोड़े थे ताकि कैम उनसे कॉन्टैक्ट करके उन्हें उनकी करंट लोकेशन बता दे, लेकिन फिलहाल तो कैम ऐसा नहीं करने वाला था। खैर, अगले दिन कैम जब नए स्कूल में जा रहा होता है तो उसे फील्ड से वापस एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पुकार रही थी। कैम आवाज को इग्नोर करके स्कूल जाता है और यहाँ एक बच्चा उसे धक्का देता है जिसका नाम कोडी मर्फी था। कोडी इस स्कूल का बुली था और कैम एक दूसरे बच्चे से भी बात करता है जिसका नाम बेन था एंड बेन एक बढ़िया बंदा था। ना स्कूल से वापस लौटने के बाद कैम फिर से घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे कुछ सामान वगैरह मिलते हैं और इसे देख के लग रहा था कि ये किसी टीनेज लड़के का सामान है। तभी बेसमेंट में घर का ओनर आर्ट आ जाता है जो कि यहाँ से सामान निकाल रहा था। आर्ट थोड़ा सा रूड था, अपने आप में रहता था, लेकिन इन जनरल वो अच्छा इंसान था और आर्ट कैम से सामान मूवमेंट में मदद करने को कहता है। बातों बातों में आर्ट कहता है कि यहाँ पहले एक बच्चा रहता था और जब कैम इस बच्चे के बारे में आर्ट से पूछता है तो आर्ट टॉपिक बदल के यहाँ से निकल लेता है। अब उस रात डिनर टाइम पे कैम और उसकी माँ कैथरीन में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि कैम का कहना था कि वो दोस्त भी नहीं बना सकता, एज कुछ ही दिनों में तो ये लोग नई जगह पे मूव कर जाते हैं और पुराने दोस्त पीछे छूट जाते हैं। डिनर के बाद कैम जब अपने कमरे में जाता है तो उसे घर के सामने वाले बांध से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। ये आवाज बहुत तेज हो जाती है जिससे कैम काफी परेशान होता है और फिर एकदम से आवाज बंद हो जाती है। खैर, अगले दिन कैम स्कूल जाता है तो कोडी और फ्रेंड्स उसे बाथरूम में घेर लेते हैं। कोडी कहने लगता है कि कैम जिस घर में मूव इन किया है वहां के ओनर को उसके डॉग्स ने ही काट के समाप्त किया था, तो अब कैम को भी डॉग्स की आवाज सुनाई देगी और उसका भी वही हश्र होगा। क्लियरली कोडी ये सब कैम को डराने के लिए बोल रहा था, लेकिन देखा जाए तो कैम को वाकई पिछली रात डॉग्स की आवाज सुनाई दी थी। स्कूल के बाद कैम अपने घर के सामने वाले बांध में जाता है और वहां से वो अपने घर को देखता है।
है। कैम नोटिस करता है कि कोई तो घर के अंदर खिड़की पे खड़ा था जो कि पर्दे बंद किया। ऐसे में कैम फौरन अपने घर पे जाता है और घर के बेसमेंट में उसे एक पुराना फाइल दिखता है। जैसे ही कैम फाइल को उठाता है उसे अपने सामने एक बड़ा सा डॉग दिखता है जो कि उस पे भौंकने लगता है। कैम ऊपर भाग के बेसमेंट डोर को लॉक करता है और डॉग्स काफी अग्रेसिव होकर डोर पे टक्कर मार रहे थे। कैम खुद को दिलासा देता है कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और अगले ही क्षण डॉग्स की आवाज और डोर का हिलना बंद हो चुका था। इस पॉइंट पे कैम नोटिस करता है कि वो अपने साथ उस फाइल को भी ले आया था और इस फाइल के अंदर किसी बच्चे की ढेर सारी ड्राइंग्स थी। साथ ही यहाँ एक फोटो थी जिसमें एक मैरिड कपल थे और फोटो के पीछे कपल का नाम भी लिखा था which was फ्रैंक मैकटाविश और एवलिन मैकटाविश। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ड्राइंग्स, वेल इसमें एक फैमिली ड्रॉ की गई थी जिसमें मदर, फादर, बच्चा और डॉग था। देन आगे की ड्राइंग्स में मदर गायब थी, फिर ऐसा लग रहा था मानो एक इंसान खून से लथपथ जमीन पे पड़ा है और उसके ऊपर कुत्ते हैं। सबसेक्वेंट ड्राइंग्स और भी डिस्टर्बिंग होती जाती है जहां हम लाल आंख वाले अग्रेसिव डॉग को भी देखते हैं। कैम इस फाइल को अपने पास ही रख लेता है। अब उस देर रात कैम की नींद खुलती है और उसे अपने कमरे में एक बच्चा दिखता है जो कि उससे बात करना चाह रहा था। कैम चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के कैथरीन तुरंत उसके कमरे में आके लाइट जलाती है। लाइट जलाते ये बच्चा कहीं नहीं दिखता और कैथरीन को लगता है कि कैम का ये बस एक नाइटमेयर था। ऐसे में कैथरीन कैम को अगले दिन घर पे ही रेस्ट करने को कहती है क्योंकि कैम वाज नॉट फीलिंग वेल। नाउ जैसे ही कैथरीन जॉब पे जाती है कैम को वापस वही लड़का अपने कमरे में दिखता है। कैम पहले खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक विजन है, रियल नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बच्चा कैम से बातें करने की कोशिश किए जा रहा था। इस बच्चे के हाथ में वही मार्बल्स वाला जार था और बच्चा कह रहा था कि पहले माँ गई, फिर पापा डॉग्स को ले आए ताकि बुरे लोग घर पे न आए और वो डॉग्स वाकई हर जगह हैं, इवन इफ तुम उसे नहीं देख रहे हो। ये कह के बच्चा गायब हो जाता है और कैम अब तक काफी डर चुका था। वो फौरन घर से निकल के आर्ट के घर जाता है ताकि वो आर्ट से इस बच्चे के बारे में पूछ सके। नाउ कैम को ऐसा लगता है कि आर्ट के घर पे शायद कोई नहीं है और ऐसे में वो घर को एक्सप्लोर करता है। उसे वहां एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें मैकटाविश फैमिली की एक फोटो थी और इस फोटोज में दोस्तों हम उस बच्चे को भी देख पाते हैं जो कि फिलहाल कैम को देखा था। तभी आर्ट घर के अंदर से बाहर आते हैं और कैम उनके आने से पहले यहाँ से निकल लेता है। खैर घर वापस जाते वक्त कैम को क्लियरिंग में यानी आसपास के फील्ड्स में वापस उस बच्चे की आवाज आती है। कैम बच्चे पर चिल्लाता है सेइंग कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तभी हम वापस 2-3 डॉग्स को देखते हैं जो कि कैम पे भौंकते हुए उसे दौड़ा देते हैं। कैम समहाउ भाग के अपने घर का दरवाजा बंद करता है वरना ये डॉग्स शायद उसे काट लेते। अब दोस्तों घर पे कैम की मॉम ऑलरेडी आ चुकी थी और वो गुस्सा थी क्योंकि कैम रेस्ट करने के बजाय बाहर घूम रहा था। कैथरीन घर का मेन डोर खोल के चेक भी करती है जहां बाहर कोई डॉग्स नहीं थे। एनीवेज अगले दिन जब कैम स्कूल जाता है तो बेन उसे बताता है कि जिस घर में कैम रह रहा था वो मैकटाविश फैमिली की हुआ करती थी। स्कूल का बुली है ना कोडी, वेल उसकी ग्रैंड माँ कहा करती थी कि मैकटाविश फैमिली का मेन मैन जो फ्रैंक था वो अपनी बीवी और बच्चों को समाप्त किया था। इस पे इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आई थी। वैसे कोडी की ग्रैंड माँ फिलहाल एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब दोस्तों इन बातों के दौरान कोडी समहाउ समझ जाता है कि उससे रिलेटेड बातें चल रही है और ऐसे में वो बेन पे हमला कर देता है। नाउ कैम और कोडी की भी आपस में लड़ाई हो जाती है जहां कैम कोडी को पंच करता है और खुद भी पंच खाता है। इसके परिणाम अनुसार इन दोनों को स्कूल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब कैम के सस्पेंड होने से उसकी माँ कैथरीन बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि ऐसी मारपीट न्यूज तुरंत फैलती है एंड इफ न्यूज बाहर निकली तो शायद कैम के पिता तक भी पहुंच जाएगी जो कि इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। कैथरीन तो ये तक कह देती है कि कैम अपने पिता की तरह बिहेव करने लगा है और अग्रेसिव हो गया है और दोस्तों ये बात सुन के कैम बहुत हर्ट होता है। अब उस रात कैम फिर से इस बच्चे को देख पा रहा था और अब ये दोनों आराम से बातें कर रहे थे। ये बच्चा अपना नाम जैकी बताता है और जैकी का कहना था कि आर्ट उसके बचपन का दोस्त था। जैकी कहने लगता है कि अगर मेरी माँ अच्छा बिहेव करती तो उनके साथ बुरा नहीं होता, वो सर्वाइव नहीं की इसलिए फादर डॉग्स लेके आए। और दोस्तों हम व्यूअर्स देखते हैं कि कैम काइंड ऑफ पजेस्ड स्टेट में खुद ही ये बातें बोल रहा था जो कि उसे लग रहा था कि जैकी बोल रहा है। अब कैम की माँ को भी आवाज आती है, उन्हें लगता है कि कैम किसी से तो बातें कर रहा है। फिर एकदम से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां फ्रैंक मैकटाविश अपनी बीवी एमिलिन मैकटाविश को पीट रहा था एंड रियलिटी में कैम पजेस्ड हालत में सेम वही पीटने वाले एक्शंस कर रहा था। वे कैथरीन यहाँ आके कैम को संभालती है जिससे कैम फाइनली अपने होश में आता है। अब इस एपिसोड के बाद कैथरीन को लगने लगता है कि कैम को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है और जब वो ये बात कैम से कहती है तो कैम भड़क जाता है। कैम कहने लगता है कि उसकी मॉम ही साइको है जो कि सिर्फ इधर उधर मूव करती रहती है एंड इससे बेहतर तो अपने पिता के साथ ही रहता। कैथरीन इन बातों से बहुत हर्ट होती है और दोस्तों एज व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि कैम बात बात पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लग गया था। इस पॉइंट पे कैम को जैकी हमेशा दिखता था। इनफैक्ट अगले दिन जैकी उसे क्लियरिंग में बुलाता है। क्लियरिंग पे कैम को आर्ट मिलता है जो कि कैम से कहता है कि फिलहाल हंटिंग सीजन चल रहा है तो तुम क्लियरिंग में मत आओ क्योंकि यहाँ पे कोई तुम्हें डियर समझ के शूट कर सकता है। कैम आर्ट से पूछता है कि क्या वो किसी जैकी नामक
नामक बच्चे को जानता था और जैकी नाम सुनते आर्ट एकदम से शॉक्ड एक्सप्रेशन देता है। ऑल्दो आर्ट कुछ कहता नहीं, रादर वो बस कैम को यहाँ से घर जाने को कहता है। कैम यहाँ से निकल के ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ उसे फ्रैंक मैकटाविश का ग्रेव दिखता है। इसके बाद लंच पे कैम डाइनर में अपनी मॉम से मिलता है और यहाँ कैम झूठ बोलने लगता है कि उसे एक हिस्ट्री ऐसे लिखना है जिसमें यही लोकल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक होना चाहिए, इसलिए कैम उनके घर की हिस्ट्री निकालना चाहता है। फिर कैम बताने लगता है कि उनका घर पहले किसी फ्रैंक मैकटाविश का था जो कि अपनी बीवी और बच्चे को निपटा दिया था। ये सुनकर कैथरीन कहने लगती है कि कैम को ऐसी टॉपिक्स पे बातें या ऐसे नहीं करना चाहिए और इसी बात पे कैम और कैथरीन डाइनर में ही लड़ के सीन क्रिएट कर देते हैं। इन शॉर्ट कैम और कैथरीन की रिलेशनशिप बिगड़ती जा रही थी। खैर अगले दिन कैम का सस्पेंशन खत्म होने वाला था और उसे वापस स्कूल जाना था, लेकिन कैम स्कूल जाने के बजाय वुल्फ हॉलो के रिटायरमेंट रेसिडेंस में चला जाता है। क्यों? ताकि वो कोडी की ग्रैंडमा से मिल सके और उनसे फ्रैंक मैकटाविश के बारे में पूछ सके। कैम छुप के ग्रैंडमा के कमरे में जाता है और इनिशियली तो ग्रैंडमा कैम को वेलकम करती है, लेकिन जैसे ही कैम फ्रैंक वाली टॉपिक लाता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है सेइंग कि वो अपनी बीवी बच्ची को मारा और वो फ्रैंक मेरे भाई मैथ्यू को भी समाप्त किया। ग्रैंडमा एकदम फ्रीक आउट करने लगती है। देन नर्स यहाँ आती है और ऐसे में कैम को यहाँ से भागना पड़ता है। अब जब कैम वापस घर आता है तो कैथरीन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि कैथरीन को स्कूल से मालूम पड़ गया था कि कैम स्कूल बंक किया है। इनके बीच फिर से कहासुनी शुरू होती है और इतना काफी नहीं था तो इनके घर पुलिस भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कैम इल्लीगली कोडी की मां से मिलने गया था। पुलिस ऑफिसर कल्प का कहना था कि कोडी की फैमिली कैम पे कोई चार्जेस तो प्रेस नहीं कर रही, लेकिन उन्हें जानना है कि कैम ग्रैंडमा से मिलने गया ही क्यों था। इस पॉइंट तक केन भी यहाँ आ चुका था और वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कैम फिर से चिल्लाना शुरू करता है सेइंग कि मैं फ्रैंक मैकटाविश के बारे में जानने गया था, वो अपनी फैमिली को खत्म किया है और उनकी बॉडीज एटिक में डाला है। दोस्तों इस घर का एटिक लॉक्ड था और कैम को ऐसा विजन आया था जहां वो फ्रैंक की फैमिली की मृत शरीर को एटिक में देखा था, इसलिए वो ऐसा दावा कर रहा था। कैम इतनी अग्रेसिवली ये सारे क्लेम्स करता है कि पुलिस सहित सभी लोग आर्ट को बुलवा के एटिक खुलवाते हैं, लेकिन दोस्तों एटिक के अंदर कोई बॉडी नहीं थी। इससे कैम और भी अग्रेसिव होता है और केन उसे संभालता है। कैथरीन कहती है कि कैम कुछ दिन घर पे रह के ही आराम कर सकता है, क्योंकि कैथरीन को लगने लगा था कि कैम मेंटली स्टेबल नहीं है। वैसे दोस्तों हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि केन अब इनके फैमिली मैटर्स में बहुत घुस रहा था, विच मींस कि केन और कैथरीन कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ये श्योरिटी तब मिल जाती है जब अगले दिन केन इनके ही घर पे ब्रेकफास्ट बना रहा था और वो कैम को भी ब्रेकफास्ट देता है। हम जान पाते हैं कि केन डिवोर्स्ड है, जहां उसके बच्चे की कस्टडी उसकी बीवी के पास है और इसीलिए वो बच्चों को बस ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे ही देख पाता है। नाउ कैम केन के साथ बात करके अच्छा फील करता है और ऐसे में वो केन को वो फाइल्स दिखाता है जिनमें ड्राइंग्स थी। कैम बताता है कि कैसे मल्टीपल ड्राइंग्स में से फैमिली की मदर गायब है और कैसे उसे जैकी दिखता है जो कि उसे काफी कुछ बताता है अबाउट मैकटाविश फैमिली। अब केन ये सारी बातें सुन लेता है एंड देन जाके कैथरीन को बता देता है। ऐसे में उस रात डिनर टाइम कैथरीन इस बारे में कैम से बात करती है और वो केन की एक थेरेपिस्ट फ्रेंड सजेस्ट करने लगती है। कैम एज यूजुअल भड़क जाता है और कैम का केन पर से भी भरोसा उठ चुका था, क्योंकि केन सारी बात जाके कैथरीन को बता दिया था। ऐसे में कैम अपने कमरे में जाके फाइनली अपने डैड का नंबर फोटो से निकाल के उन्हें कॉल कर देता है। कैम के डैड दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनकर काफी रोते हैं, सेइंग कि वो उसे बहुत मिस करते हैं। कैम अपने डैड से पूछता है कि क्या वो उनको स्टॉक करते थे एट द ओल्ड हाउस, और इस पे कैम के डैड माइक कहते हैं कि मैं स्टॉक नहीं कर रहा था। एकदम से माइक कहता है कि अगर कर भी रहा था स्टॉक तो कोई गलत बात थोड़ी हुई, क्योंकि आई मिस यू, तुम मेरे बेटे हो। ये लाइन दोस्तों ऐसा था एज ए वाकई कैम के डैड माइक इनके पीछे पड़े थे, ऑल्दो इस पॉइंट तक हमें कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं मिलता। कैम यहाँ अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करता और जैसे ही कैथरीन उसके कमरे में आती है कैम फोन कट कर देता है। खैर अगले दिन कैम स्कूल जाता और इस पॉइंट तक पूरे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि वो कोडी की ग्रैंडमा से मिलने गया था। ऐसे में सभी बच्चे कैम को पागल समझने लगे थे और उससे दूर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग बेन। कैम को भी लगने लगा था कि वो मेंटली सही नहीं है। इनफैक्ट जब कैम को जैकी वापस दिखता है तो कैम जैकी से कहने लगता है कि अगर तुम रियल हो तो तुम अपनी पूरी कहानी मुझे बताओ, आई वांट आंसर्स, वरना मैं समझूंगा कि मैं मेंटली अनवेल हूं। ऐसे में जैकी बताने लगता है कि उसके पिता हमेशा उसे और उसकी माँ को मारा पीटा करते थे। जैकी का टोन ऐसा था एज इफ वो खुद ही गिल्ट में रहता था। लाइक जैकी हमेशा कहता था कि ये मेरी और मॉम की गलती थी, एंड दिस शोज कि जैकी के पिता फ्रैंक ना सिर्फ अब्यूजिव थे बल्कि वो इस लेवल का मैनिपुलेशन करते थे कि विक्टिम्स खुद को ही दोषी मानेंगे। खैर जैकी आगे बताता है कि उसकी माँ अब्यूज के कारण एक दूसरे बंदे में रुचि दिखाने लगी थी जिसका नाम मैथ्यू था, वही मैथ्यू जो कि कोडी के ग्रैंडमदर का भाई था। एक दिन जैकी की माँ एमलिन कमरे में आके सामान पैक करने लगी ताकि वो जैकी को लेके इस घर से भाग जाए। बेसिकली फ्रैंक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन दोस्तों तभी फ्रैंक कमरे में आया और वो जैकी को यहाँ से जाने को कहा। जैकी भाग के एटिक में रखे एक संदूक में छिप गया और नीचे फ्रैंक अपनी बीवी एमलिन को गाली देते हुए पीटना शुरू किया। ये बात इतनी बढ़ गई कि उस दिन ही एमलिन फ्रैंक
फ्रैंक के हाथों समाप्त हुई। जैकी बताता है कि वो अपने पिता को उस दिन पूरे दिन बांध में खुदाई करते देखा, विच मींस कि वो बांध में ही जैकी की मां की लाश को दफना दिया होगा। इसके बाद फ्रैंक घर में 3 बड़े कुत्ते ले आया ताकि कोई भी उनकी प्रॉपर्टी पे कदम ना रख सके। फ्रैंक का कहना था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जैकी बिना मां के पल रहा है तो वो लोग जैकी को लेके चले जाएंगे। यूएस में होता है ना, बच्चे को अथॉरिटीज लेके चले जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि बच्चे का टेक केयर नहीं हो रहा। अब जैकी का दोस्त था आर्ट, जिससे वो क्लियरिंग में मिला करता था। जैकी एक दिन चुपके से आर्ट से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। ऑल्दो जैकी आर्ट से प्रॉमिस करवाता है कि आर्ट इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। यहाँ जैकी फिर से कहने लगता है कि सब उसकी गलती है और दोस्तों इसी मोमेंट पे कैथरीन रूम में आ जाती है, जिससे जैकी गायब हो जाता है। कैथरीन के जाने के बाद कैम को एक विजन भी आती है जिसमें फ्रैंक अपनी बीवी एमिलिन पे गन ताने हुए था। खैर इसके बाद कैम बान में बैठा होता है जब उसे उसके पिता माइक का कॉल आता है। माइक कैम से हाल चाल पूछते हैं और बातों बातों में यहाँ केन का नाम आता है, जिसे सुन के माइक वाज नॉट हैप्पी। फोन कट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माइक के फोन में एक रील खुली है जिसमें कैम था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब कैम और कोडी का झगड़ा हुआ था तो कोई बंदा इनका रील काट के ऑनलाइन डाल दिया था। माइक इस रील को समहाउ ढूंढ लिया और माइक रील से इनकी लोकेशन भी पकड़ लिया था। इनफैक्ट फिलहाल माइक अपनी कार में था, यानी कि शायद वो कैम के शहर वुल्फ हॉलो आ रहा है। दिस प्रूव्स कि माइक वाकई में एक स्टॉकर था और शुरुआती सीन में कैथरीन पैरानॉइड नहीं थी, रादर कार में वाकई माइक ही रहा होगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर दूं कि केन अब इस फैमिली के साथ ही रह रहा है और वो कैम की केयर करने की कोशिश करता रहता है। एनीवेज यहाँ फिर से कैम को जाके दिखता है और वो कहने लगता है कि सब मेरी गलती थी क्योंकि मेरे पिता फ्रैंक ने कहा था कि बाहर नहीं जाना है। स्टिल मैं क्लियरिंग में जाके आर्ट से मिला जिसके बारे में पिता को पता चल गया। बस फिर क्या था, फ्रैंक जैकी को घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और वो कुत्तों को बुलाकर जैकी पे हमला करने को बोले। लेकिन दोस्तों ये कुत्ते उल्टा फ्रैंक पे ही हमला बोल दिए और उसे काट के समाप्त कर दिए। जैकी तुरंत एटिक में भागा और उसी संदूक में जाके छिप गया। कुत्ते जैकी के पीछे भी दौड़ते हैं लेकिन वो एटिक में चढ़ नहीं पाते, जिस कारण जैकी बच गया। कर तो इसके बाद कैम घर में वापस आता है और यहाँ उसकी माँ और केन उसे सॉरी कहने लगते हैं। मतलब इनका कहना था कि ये लोग इस सिचुएशन को वापस से शुरू करेंगे, अच्छे से ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कैम अपने कमरे में जाता है जहां उसे ऐसा फील होता है मानो घर के बाहर कोई है। वो तुरंत इस बारे में केन और कैथरीन को बताता है और केन एंड कैम मिलके साथ बाहर जाते हैं, चेक वगैरह करते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं था। कैम को लगता है कि शायद कोडी बाहर आया होगा, मतलब उसके स्कूल का बुली है ना, वो आया होगा कैम को परेशान करने। और ऐसे में कैम अगले दिन स्कूल में कोडी को धमका देता है। ऑल्दो कोडी यहाँ क्लियरली कहता है कि मैं पिछली रात तुम्हारे घर नहीं आया था, मैं क्यों ही तुम्हारे घर आऊंगा। अब आगे कैम को वापस अपने पिता का कॉल आता है और कैम उनसे कहने लगता है कि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ के अगेंस्ट जाके आपसे बात नहीं कर सकता। ये सुन के कैम के पिता माइक उसे कैथरीन के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन कैम उनकी बिना सुने फोन काट देता है। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि माइक तो ऑलरेडी वुल्फ हॉलो पहुंच चुका है। इनफैक्ट वो एक मोटेल में ठहरा हुआ है और उसके पास एक गन भी है। अब उस शाम कैम अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में एक कार उसके सामने रुकती है। इस कार में माइक था जो कि कैम से कहने लगता है कि बेटा आ जाओ, कार में बैठो। अब दोस्तों ये कार माइक की थी भी नहीं, रादर ये तो केन की कार थी, व्हिच मींस कि माइक केन पे हमला करके उसका कार उससे छीन लिया है। कैम तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन भी माइक के पास था, यानी कि माइक ऑलरेडी कैथरीन को भी बंदी बना चुका है। माइक बताता है कि कल रात वही इनके घर के बाहर आया था और वो कैथरीन को बंदी बना के घर के बेसमेंट में बंद कर चुका है। देन वो केन पे हमला करके उससे उसकी कार छीन लिया और केन को कार के डिक्की में ही बंद करके रखा है। माइक कहने लगता है कि वो केन को तो निपटा ही देगा, साथ ही अगर कैथरीन ज्यादा इधर उधर की तो कैथरीन को भी लाइन पे लाया जाएगा या फिर उसे निपटा ही दिया जाएगा। कैम डरा हुआ कार में बैठे बैठे सब कुछ सुन रहा था और एक पॉइंट पे वो कार का हैंडल टर्न कर देता है, जिससे कार स्किड होके बीच रोड पे रुकती है। इस मौके का फायदा उठा के कैम जंगल वगैरह में भागता है और माइक उसका पीछा करता है। यहाँ जंगल में कैम को जैकी दिखता है जो कि उसे छुपने में मदद करता है, लेकिन दोस्तों एक पॉइंट पे माइक कैम को ढूंढ लेता है। माइक यहाँ कैम पे पिस्टल तान देता है, लेकिन इससे पहले वो पिस्टल चलाता हम उन्हीं कुत्तों को देखते हैं जो कि एकदम से दौड़ते हुए आते हैं और माइक पे हमला कर देते हैं। ये कुत्ते माइक को नोच खाते हैं, जिससे माइक समाप्त हो जाता है। इसके बाद कैम यहाँ से भागता है और वो आर्ट से मिल जाता है जो कि कैम को रेस्क्यू करने एनी हाउ यहाँ तक आ गया था। यहीं पे सीन कट होता है। अब अगला सीन कैम के घर का था जहाँ पुलिस आ चुकी थी एंड फॉर्चुनेटली कैम, कैथरीन एंड केन तीनों सेफ थे। पुलिस बताती है कि उन्हें माइक की बॉडी मिल चुकी है और बॉडी देख के ऐसा लग रहा है मानो उसे जंगली कुत्तों ने या वुल्फ ने काट खाया है। इस पॉइंट पे आर्ट बताता है कि बचपन में वो वाकई जैकी का दोस्त था और कैम अब तक जो बातें बोल रहा था वो काफी हद तक सच थी। जी हाँ दोस्तों, आर्ट बताता है कि
उसे पता था कि जैकी के पिता बहुत अब्यूजिव थे और वो जैकी के लिए हमेशा डरा रहता था। जैकी उसे क्लियरिंग में मिलता था और फिर एक दिन खबर आती है कि जैकी के पिता फ्रैंक को उनके कुत्ते ने ही काट के समाप्त कर दिया। उस घटना के बाद आर्ट को जैकी की कोई खबर नहीं मिली और आर्ट अज्यूम किया कि शायद जैकी को उसकी माँ इस जगह से लेके चली गई होगी। मतलब आर्ट को ये बात नहीं पता था कि जैकी की माँ तो ऑलरेडी गुजर चुकी हैं। विद टाइम आर्ट ही इनके घर का ख्याल रखने लगा एंड काइंड ऑफ ऊना भी बन गया। फिर 10 साल पहले यहाँ एक तूफान आया था जिससे एटिक में कुछ डैमेज हुआ। आर्ट इस डैमेज को चेक करने गया और तब उसे वहाँ एक संदूक मिला। जब आर्ट संदूक खोला तो उसके अंदर जैकी का मृत शरीर था। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन फ्रैंक को कुत्ते काट खाए थे उस दिन जैकी भाग के एटिक के संदूक में छिप गया था, राइट? वेल, ये संदूक बाहर से लॉक हो गया और जैकी वहीं अंदर फंस गया। ऐसे में जैकी वहीं खत्म हो गया और तकरीबन 20 साल से उसका शरीर उसी संदूक में बंद था। आर्ट को तब बहुत गिल्ट फील हुआ क्योंकि अगर वो फ्रैंक के गुजर जाने वाली न्यूज के बाद घर चेक करने आया होता तो शायद वो जैकी को बचा पाता, बट देन इट वाज टू लेट। और ऐसे में आर्ट जैकी को क्लियरिंग में ही दफना दिया क्योंकि क्लियरिंग जैकी का फेवरेट प्लेस था। एक तरह से देखा जाए तो कैम की बात थी ना कि एटिक में एक लाश है, वो कहीं ना कहीं सही थी। ये सब सुन के कैम कहता है कि फ्रैंक ही अपनी बीवी और मैथ्यू को मारा था और उनका शरीर बान के अंदर है। कैम क्लियरली कहता है कि ये सब उसे जैकी ही बताया था। एंड इनिशियली तो पुलिस और बाकी लोग कैम की बात नहीं मानते, लेकिन दोस्तों जब पुलिस टीम आके बान को डिग करती है तो वहां वाकई में उन्हें एमिलिन और मैथ्यू की बॉडीज मिलती हैं। मूवी के एंड में केन, कैथरीन और जैकी अब साथ हैं, जहां जैकी वो मार्बल्स वाला जार जैकी के ग्रेव पे रखता है। ये मार्बल्स वाला जार जैकी का ही हुआ करता था और अब तक हम देखते हैं कि विंटर आ चुकी है और दोस्तों फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी द डॉग्स फिल्म की कहानी और देखा जाए तो कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम फिल्म से जुड़ी थियरीज पे बातें करते हुए फिल्म के कैरेक्टर्स को डीपर लेवल पे समझेंगे। सबसे पहले माइक की बात करते हैं। माइक कोई नॉर्मल टॉक्सिक बंदा नहीं था, रादर वो एक क्लासिक पॉजिटिव अब्यूजर था जिसके दिमाग में रिलेशनशिप का मतलब है ओनरशिप। ओपनिंग सीन में ही वो कार में बैठा कैथरीन को देख रहा होता है और उसके लिए ये स्टॉकिंग नहीं बल्कि राइट था। उसके डायलॉग्स से क्लियर है कि वो जस्टिफाई करता है अपने एक्शंस को। मतलब वो कहता भी है कि अगर मैं स्टॉक कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है। ये माइंडसेट काफी डेंजरस होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को विलेन समझते ही नहीं है, रादर वो खुद को विक्टिम या राइटफुल समझते हैं। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज कैम्स लाइफ। बचपन से कैम ने ये सब देखा होगा, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उसने एक अब्यूजिव फादर और डरा हुआ एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया है। इसलिए जब कैथरीन उसे बोलती है कि तुम अपने फादर जैसे बन रहे हो तो वो लाइन उसे तोड़ देती है। एंड इनफैक्ट हम कैम को काफी अग्रेसिव भी देखते हैं विच एक्सप्लेन्स इट, क्योंकि कहीं ना कहीं कैम खुद भी फील करता है कि उसके अंदर वो सेम एंगर और अग्रेशन आ रहा है। ये जनरेशनल ट्रॉमा का परफेक्ट एग्जांपल है। ट्रॉमा खत्म नहीं होता, रादर वो ट्रांसफर होता है। इसके बाद कैम और कैथरीन वुल्फ हॉलो में आते हैं जहां हम फ्रैंक के बारे में जान पाते हैं। फ्रैंक भी माइक का ही एक्सट्रीम वर्जन था। फ्रैंक और माइक में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वो सिर्फ फिजिकली अब्यूज नहीं करता था बल्कि मेंटली भी तोड़ने वाला इंसान था। बेसिकली फ्रैंक वायलेंस के अलावा ब्लेम गेम भी खेलता था। वो हर चीज का दोष अपनी बीवी और बेटे पे डालता था और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वेल, जैकी जैसे इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गया था कि सब उसकी ही गलती है या उसकी मॉम की गलती है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है जिसमें विक्टिम अपने अब्यूजर को जस्टिफाई करता है। जैकी बार बार कहता है कि अगर मैं अच्छा बिहेव करती, अगर मैं गलती ना किया होता, मतलब ऐसे लाइंस। और ये डायलॉग्स इसीलिए बताए गए क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था कि कैसे अब्यूज विक्टिम्स में ये पैटर्न कॉमन होता है। वो सर्वाइव करने के लिए गिल्ट को इंटरनलाइज कर लेते हैं। फ्रैंक ने अंततः एमिलिन को निपटाया, मैथ्यू को भी निपटाया और बॉडीज बांध में दबा दी। लेकिन इस सब चीज के लिए भी वो खुद को गलत नहीं मानता होगा। उसके हिसाब से दुनिया ही उसके खिलाफ थी। अभी तो वो डॉग्स को लेके आ गया था ताकि दुनिया अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे और बान की सीक्रेट किसी को पता ना चले। लेकिन डॉग्स ने ही फ्रैंक को निपटा दिया। नाउ डॉग्स की थ्योरी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिल्म में हम जर्मन शेफर्ड्स को देखते हैं और जर्मन शेफर्ड जनरली अपने ओनर पे हमला नहीं करते। तो अगर उन्होंने फ्रैंक को ही समाप्त कर दिया तो इसका मतलब सिंपल है, फ्रैंक उनको भी टॉर्चर करता होगा। बेसमेंट के डोर पे जो स्क्रैच मार्क्स हैं वो एक साइलेंट एविडेंस है कि डॉग्स को बंद करके रखा जाता था और शायद पीटा भी जाता होगा। यानी घर में सिर्फ ह्यूमंस ही विक्टिम्स नहीं थे बल्कि एनिमल्स भी थे। और जब लिमिट क्रॉस हुई तो डॉग्स ने ही सिस्टम को रिवर्स कर दिया, मतलब फ्रैंक को काट खाया। एक तरह से देखा जाए तो डॉग्स यहाँ जस्टिस का काम करते हैं। मतलब वो बोल नहीं सकते लेकिन रिएक्ट करते हैं, इसलिए डॉग्स फ्रैंक को निपटा दिए। बट दोस्तों जैकी उनसे बच गया। लेकिन आयरनी देखो, वो किसी ह्यूमन के हाथ नहीं बल्कि एक लॉक्ड संदूक में अकेला ही खत्म हो गया। बेसिकली अब्यूज से बच गया लेकिन सिस्टम से नहीं। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट पे, दैट इज कैम को डॉग्स की आवाज सुनाई देती थी तो क्या डॉग्स की स्पिरिट भी यहाँ मौजूद थी? वेल, इसके दो स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस हैं। पहला है सुपरनैचुरल एंगल और इसमें जो दिखाया गया है वैसा ही है। मतलब कि इसमें डॉग्स और जैकी दोनों रियल हैं स्पिरिट्स के फॉर्म में। डॉग्स का पर्पस क्लियर है, वो सिर्फ उन लोगों को निपटाते हैं जो फ्रैंक जैसे हैं, अब्यूजिव, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक। मतलब इन जनरल वो किसी पे भी हमला करते हैं लेकिन सबसे पहला हमला उनका उन पे ही होता है। जैकी कैम को गाइड करता है क्योंकि वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखता है। एक ऐसा बच्चा
बच्चा जो सेम साइकिल में फंसा हुआ है। एंड में जब डॉग्स माइक को समाप्त कर देते हैं तो ये एक पोएटिक जस्टिस लगता है, जैसे नेचर या कोई अनसीन फोर्स बैलेंस कर रहा हो और शायद अब उनका काम खत्म हो चुका है, इसलिए आगे डॉग्स दिखते भी नहीं। लेकिन यहीं आती है दूसरी थ्योरी जिसमें साइकोलॉजिकल एंगल आता है। इस थ्योरी के हिसाब से फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है उसमें कुछ भी सुपरनैचुरल था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैम ने फ्रैंक वाली फैमिली पर रिसर्च की, उनकी फाइल्स देखी, देन कोडी की ग्रैंडमा से बातें सुनी, आर्ट के रिएक्शंस को नोटिस किया और उसने खुद ही पूरी स्टोरी कनेक्ट कर ली। कैम समझ गया कि फ्रैंक ही रियल विलन था, जैसे उसकी लाइफ में उसके पिता माइक विलन है। इस एंगल से देखा जाए तो जैकी एक्चुअली में एक मैनिफेस्टेशन है कैम के माइंड का। वो अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहा था एक इमेजिनरी फ्रेंड के थ्रू, एंड वो जानता था कि जैकी भी इसी तरह से गुजरा है। अब क्योंकि कैम ऑलरेडी एक अब्यूजिव फादर का बेटा है, तो जब उसे फ्रैंक और जैकी की स्टोरी मिलती है तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। जैकी की गिल्ट, उसका डर, उसकी हेल्पलेसनेस, ये सब कैम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसलिए उसका माइंड एक नैरेटिव क्रिएट करता है जिसमें जैकी उसे गाइड कर रहा है। तभी कैम डॉग्स को इमेजिन करने लगा, उनकी आवाजें सुनने लगा, जबकि रियलिटी में डॉग्स नहीं होते थे। ये क्लियरली ऑडिटरी हेलुसिनेशंस या स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स थे। ये सुन के आप कह सकते हो कि एंड में फिर माइक को किसने खत्म किया? वेल, माइक का निपटाया जाना भी कोइंसिडेंस हो सकता है। आई मीन जंगली एनिमल्स ने अटैक किया और टाइमिंग परफेक्ट थी। ये एनिमल्स कैम को नहीं काट पाए क्योंकि तब तक आर्ट अपनी गन के साथ यहाँ आ चुका था। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों कैम को एंड तक पता ही नहीं चला था कि आखिर जैकी के साथ क्या हुआ। वो तो आर्ट बताया कि उसने जैकी को क्लियरिंग में दफना दिया है, बट दिस थियरी डज नॉट एक्सप्लेन कि आखिर कैम को इनिशियली ये कैसे पता चला कि एटिक में एक मौत हुई थी। देन एमिलिन और मैथ्यू का शरीर बान में है, ये बात भी कैम को कैसे पता चली? शायद वो बान में बहुत टाइम बिताता था, इसीलिए कैम को ऐसा फील हुआ, या फिर कैम को कुछ ऐसे क्लूज मिले होंगे थ्रू आउट द हाउस जिससे उसे ये बात पता चली होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो जैकी की ड्रॉइंग्स थी उसके फोटो में जो पिता को हमेशा एक शवल के साथ काइंड ऑफ दिखाया गया था, फोक के साथ, फोक लिफ्ट जैसा। तो इससे ही कैम अंदाजा लगाया होगा एंड अपने दिमाग में ये कहानी बनाया कि उसे ये सब कुछ जैकी बता रहा है। सो यस, फिल्म की दोनों थियरीज इंटरेस्टिंग है। मैं पर्सनली दोनों थियरीज के मिक्स को सपोर्ट करता हूँ। इससे फिल्म हॉरर और साइकोलॉजी का एक ब्लेंड बन जाती है। अब चाहे सुपरनैचुरल हो या साइकोलॉजिकल, दोनों केसेस में एक ही बात कॉमन है, दैट इज कि कैम ने अपने फादर को रिजेक्ट किया। देखा जाए तो कैम पूरी मूवी में गुस्सा होने लगा था, अग्रेसिव हो गया था और वो अपने पिता के रास्ते पे जाने लग गया था, लेकिन एन मोमेंट पे वो टर्न लिया, वो एक अच्छा इंसान बना। और शायद इसीलिए डॉग्स ने माइक को समाप्त किया, या फिर कैम के दिमाग ने फाइनली एक क्लोजर क्रिएट किया। दोनों में जो भी बात सच हो, स्टोरी का कोर ये है कि कभी कभी मॉन्स्टर्स बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर होते हैं, और कभी कभी उन्हें निपटाने के लिए या तो कोई फोर्स आती है या फिर तुम खुद स्ट्रांग बन जाते हो। तो बस यही थी द डॉग्स फिल्म की एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास कोई और थियरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।